तांत्रिक धीमी से सांस लेता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है। ओम परिवर्तनाय स्वाहा, खटपट फटफट हुर्रर स्वाहा, हरिओम हरिओम हरिओम। तभी ये सुंदर राजकुमार एक सुंदरी कुमारी में बदल जाता है। चलो आगे देखते हैं इसके पीछे राज क्या है। एक अजीब राज्य जिसका नाम था घमंडगढ़। नाम जैसा था वैसा ही वहाँ का माहौल भी था। घमंडगढ़ पर राज करता था एक अनोखा राजा, महाराज अहंकारी लाल। राजा थोड़ा बेवकूफ और बहुत ज्यादा घमंडी था। उसे हर समय लोगों का मजाक उड़ाने में मजा आता था। खुद कुछ भी गलत करे लेकिन गलती हमेशा दूसरों के ऊपर चढ़ाता था। महाराज, आज दरबार में कुछ ज्यादा ही बदबू आ रही है। लगता है किसी ने 3 दिन से नहाया नहीं। लगता है इन लोगों को पता चल गया मैं ही नहीं नहाया। अरे छोड़िए पंडित जी, ये बदबू मेरी नहीं है, ये तो साफ है, ये खुशबू है, ये तो मंत्री जी की सिग्नेचर स्मेल है। क्या महाराज, आप भी ना मजाक करते हो? मैं तो आज सुबह ही नहा कर आया हूँ। महाराज तो हमेशा चमकते रहते हैं। बदबू का कॉन्ट्रैक्ट तो मंत्री जी आपके पास ही लगता है। फिर सब मिलकर मंत्री का मजाक उड़ाता है और मंत्री गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर सूरज डूबता है और रात होता है और रात में मंत्री सपना देखता है। सुनो सुनो सुनो, सारे दरबारी सावधान हो जाएं। हमारे लालू ठाकुर वीर महाराज पधार रहे हैं। सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महाराज का स्वागत पूरे सम्मान के साथ होना चाहिए। जय लालू ठाकुर महाराज की जय। अरे रे, ये तो सपना था। हर बार की तरह आज भी राजा बनते बनते रह गया। आज ये सिर्फ सपना है, कल यही हकीकत बनेगा। मैं मंत्री हूँ मगर दिल से राजा हूँ। उस सिंहासन के लिए मैं हर चाल चलूंगा। वो राजा मुझ पर हंसा, मजाक उड़ाया, इस सब का हिसाब चुकाऊंगा। मेरा नाम भी लालू ठाकुर है। सुबह सुबह महाराज अहंकारी लाल महल के सामने टहल रहा था। तभी एक साधु आता है। महाराज, कई दिनों से अन्न का एक कण भी नसीब नहीं हुआ। अगर हो सके थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। अरे तेरे जैसे साधु भिखारी तो मेरे पास हर दिन 36 आते हैं। मैं किसी पर दया नहीं करता, समझा? मैं सिर्फ पेट की आग बुझाना चाहता हूँ महाराज। कुछ है तो दे दीजिए, नहीं तो भूख से मर जाऊंगा। मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा और तेरे जैसे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं। ये सुनकर साधु थोड़ा सा क्रोधित हो उठता है। याद रखना महाराज, जिसने भूखे को ठुकराया उसका भविष्य भी भूखा रह जाता है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम्हारे पुत्र का विवाह कभी न होगा और तुम्हारा परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। इतना कहकर साधु भूख के कारण वहीं पर दम तोड़ देता है। सिपाहियों, इसे यहाँ से हटाओ और नदी में फेंक दो। बड़ा आया मुझे श्राप देने वाला। इतना कहकर महाराज यहाँ से चला जाता है। फिर 2 साल बीत जाता है। वो साधु मरने के बाद गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। खेत में फसल अच्छे से होता नहीं है। गांव में कोई काम नहीं मिलता। इधर भोला काम ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए हैं, लेकिन कहीं पर भी काम नहीं मिला। हाँ जी, आप आ गए। आज कोई काम मिला क्या? नहीं मेरे फूलमती, आज भी कोई काम नहीं मिला। बहुत जगह गया, बहुत पूछा, पर आज भी खाली हाथ लौट आया। ऐसा क्यों हो गया है इस गांव में? पहले तो किसी न किसी काम मिल ही जाता था। अब क्या होगा? घर में जो चावल है ज्यादा से ज्यादा वो बस 4-5 दिन ही चलेगा। पता नहीं क्या हो गया। अब यहाँ ना काम है, ना लोग ठीक से बात करते हैं। सब अपने अपने दुख में डूबे हैं। तो फिर आगे क्या करोगे? इस तरह से और कितना दिन चलेगा? हाँ मेरे फूलमती, मुझे लगता है मुझे बाहर के गांव जाना पड़ेगा, काम की तलाश में। यहाँ रहकर कोई काम नहीं मिलने वाला। नहीं नहीं, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो है उसी से चल जाएगा। अगर आपका कुछ हो गया तो हम दोनों को क्या होगा?
अरे फूलमती, तुम इतना चिंता मत करो, मेरा कुछ नहीं होगा। तुम बस यहाँ संभाल के रहना और मैं जाऊंगा, काम करके जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, अगर जाना जरूरी है तो जाओ, बस खुद का ख्याल रखना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ये सब बातें चल ही रहा था, तभी उनका एकमात्र बेटी रिया आता है। बाबा बाबा आप आ गए। बाबा आपने कहा था आज मेरे लिए आइसक्रीम लाओगे, कहाँ है मेरा आइसक्रीम? अरे रिया, अभी कोई आइसक्रीम नहीं है, चुपचाप जाकर पढ़ाई करो, सामने परीक्षा है। अगर परीक्षा में अच्छा करोगी तब आइसक्रीम भी मिलेगी और नया कपड़ा भी, अभी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है माँ। फूलमती, ऐसे मत बोलो मेरी बेटी को। बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज बाबा को काम नहीं मिला, इसलिए आज आइसक्रीम नहीं ला पाया। कल बाबा बाहर के गांव काम करने जाएगा और जब वापस आएंगे ना, तो तेरे लिए मीठी आइसक्रीम और एक नया सुंदर सा कपड़ा भी लाएगा। सच्ची बाबा, आप सच बोल रहे हैं? हाँ सच्ची मेरी जान, तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो। ठीक है बाबा, अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी, मैं वादा करता हूँ। अगले दिन सुबह होते ही भोला पास के गांव काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। चलते चलते भोला चंदन नगर गांव में आकर पहुंचता है। इस गांव में हालात पहले से ही खराब हैं। इस गांव का क्या हुआ है, चलो आगे देखते हैं। चाचा नमस्ते, मैं 2 दिन से काम के लिए घूम रहा हूँ, अगर कोई काम मिल जाए तो घर चल सके। नहीं बेटा, अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, तुम आगे जा सकते हैं। भैया नमस्ते, मैं पास के गांव से काम करने के लिए इस गांव में आया हूं। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो हमारा घर चल सके। नमस्ते भाई, सच कहूँ तो कोई काम नहीं है, लेकिन इस गांव के लोग पहले से ही एक समस्या से घिरे हुए हैं। अगर आप ये समस्या को ठीक कर सकते हैं तो आपको 1000 रुपया इनाम दी जाएगी, क्योंकि इस गांव के कोई भी लोग इस समस्या को ठीक नहीं कर पाया। ठीक है, समस्या क्या है आप ये बताओ, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। अरे भाई, मैं बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए आप सीधा गांव के मुखिया से बात करो, आपको मुखिया जी सब कुछ समझा देंगे। अच्छा ठीक है, पर मुखिया जी कहाँ मिलेगा? आप यहाँ से सीधे चले जाइए, गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पक्का मकान दिखाई देगा, वही मुखिया जी का घर है। धन्यवाद भैया। इतना कहकर आगे बढ़ता है। फिर भोला ढूंढते ढूंढते मुखिया जी के घर पहुंचता है। नमस्ते मुखिया जी, मैं बाहर से आया हूँ, अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बहुत मदद हो जाएगी। अच्छा, तुम बाहर के गांव से हो, लेकिन सच यही है कि इस समय मैं किसी को काम नहीं दे सकता। हाँ, इस गांव की एक बड़ी समस्या है, अगर तुम उस समस्या का समाधान कर सको तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 1000 रुपये दूंगा। आखिर ऐसी कौन सी समस्या है मुखिया जी, जिसके लिए 1000 रुपया इनाम? समस्या बहुत ही गंभीर है। इस गांव में पिछले 5 सालों से किसी भी घर में पुत्र का जन्म नहीं हुआ है। लोगों को लगता है कि गांव पर किसी का श्राप है। अगर तुम इस समस्या का समाधान कर सको तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 1000 रुपए दूंगा। ठीक है मुखिया जी, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। इतना कहकर भोला निकल पड़ता है रहस्य का पता करने। चलते चलते वो थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठता है और मन ही मन सोचता है, आखिर इस गांव में ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण 5 साल से एक भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ? क्या सच में कोई श्राप है या कोई बड़ा रहस्य? अगर रहस्य है तो मैं इस रहस्य तक पहुंचूं कैसे? भोला ये सब सोच ही रहा था, तभी सामने से एक काला कुत्ता भोला को घूर रहा था, जैसे भोला उसका कोई बड़ी मित्र है। लगता है यह भी बहुत भूखा है, लेकिन मैं अभी क्या ही दे सकता हूँ। अरे रे, तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? मैं खुद भूखा हूँ, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। तुझे क्या खिलाऊं? मेरे पास तो खुद कुछ भी नहीं है। कुछ क्षण के लिए कुत्ता शांत रहता है। तुम तो बाहर के गांव से हो, मुझे लगता है तुम्हें बताना सही होगा। तुम खाना नहीं दे सकते हो, लेकिन मेरी मदद तो कर सकती हो ना। कुत्ते की मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर भोला थोड़ा सा चौंक जाता है।
अरे तू मनुष्य की तरह बात कैसे करती है? हाँ, मैं मनुष्य की तरह बात कर सकता हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ तुम क्यों उदास बैठे हो। तो फिर मुझे बता, तू क्या जानता है? इस गांव में सालों से पुत्र का जन्म नहीं हो रहा। इसके पीछे एक श्राप है। किसका श्राप? मेरी माँ का। जब मैं माँ के पेट में था, तब इस गांव के लोगों ने मेरी माँ को खाना नहीं दिया और मारता था। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और भूख में अपनी जान दे दी। मरते समय उसने श्राप दिया, अब इस गांव में कोई पुत्र का जन्म नहीं होगा। तो ये श्राप कैसे टूटेगा? अगर इस गांव के लोग अपनी गलती को दिल से मान लें और गांव के हर एक कुत्ते को प्यार से खाना दें, तो ये श्राप अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर यही इस गांव को बचाने का रास्ता है तो गांव वाले को मैं समझा लूंगा। इतना कहकर भोला फिर से मुखिया जी के पास आता है। नमस्ते मुखिया जी, आखिरकार उसका पता चल गया जिसने सालों से इस गांव को परेशान कर रखा था। क्या सच में? तो फिर ये बताओ, सच क्या है? फिर भोला मुखिया जी को सब कुछ बताता है। ठीक है, आज से मैं वचन देता हूँ, हम सारे गांव वासी कुत्तों को रोज खाना देंगे और कभी किसी मासूम जान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं अभी सारे गांव वालों को चौपाल पर बुलाऊंगा, सबके सामने कुत्तों को खाना देने का ऐलान करूंगा और इस सच को सामने लाने के लिए तुम्हें 1000 रुपए सम्मान स्वरूप दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद मुखिया जी गांव वाले को चौपाल पर बुलाता है। सारे गांववासी ध्यान से सुनो। हमारे गांव में पुत्र का जन्म ना होने के पीछे कुत्तों का श्राप था। मैं इस गांव का मुखिया होकर आज ये घोषित करता हूं, आज से गांव का हर परिवार हर कुत्ते को प्यार से खाना देगा और कोई भी इन पर हाथ नहीं उठाएगा। अरे यही है श्राप तोड़ने का एकमात्र उपाय। और इस सच्चाई को सामने लाया पास के गांव के भोला। इतनी बड़ी सच्चाई को सामने लाने के लिए हम लोगों का तरफ से भोला को 1000 रुपए का पुरस्कार देता हूँ। धन्यवाद मुखिया जी। फिर भोला इनाम लेकर अपने गांव की ओर लौटता है। चलो, इनाम तो मिल गया। अब मेरी बेटी के लिए नया कपड़ा लेना है, मिठाई और आइसक्रीम भी। बेचारी बहुत खुश हो जाएगी। और मेरे फुलमोती, उसके लिए भी एक नया कपड़ा ले लूंगा, वो भी खुश हो जाएगी। बस पहुंच गई। अब बस ये जंगल पार करना है। जंगल के उस पार ही मेरा गांव है। राम राम बोलकर इस जंगल को पार कर लेता हूँ। बचाओ, मुझे बचाओ रे। अरे, हमारा जंगल में ये कैसी आवाज है? एक बार देखूं तो जरा। भोला जैसे ही आगे देखता है, भोला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि एक पागल शेर एक औरत को मार डालता है। अरे बाप रे, हमारे जंगल में ये पागल शेर कब से आ गया? इसने तो औरत को मार डाला। अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो ये मुझे भी मार देगा। ये खबर मुझे तुरंत गांव में फैलाना होगा। क्या हुआ रे भोला, इतना दौड़ के कहाँ जा रहा? सुनो, सब लोग सुनो। जंगल में एक पागल शेर आ गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने एक औरत को मार डाला। अरे शेर पागल है, मुझे तो लगता है तू पागल है। दिन दहाड़े शेर, और वो भी औरत पर हमला। मैं मजाक नहीं कर रहा। आज नहीं माने तो कल ये शेर गांव तक आ जाएगा। लेकिन गांव वाले भोला का एक भी नहीं सुना और बहुत ही मजाक उड़ाया। फिर भोला दुखी होकर वहां से चला गया। 2 साल पहले जिस बात को गांव वाले मजाक समझकर हंसते थे, आज वही मजाक गांव के लोगों को एक एक करके गायब कर रहा है। पूरा गांव डरा हुआ है वो पागल शेर से। इधर राजा भी बहुत चिंतित है। साधु के अभिशाप के बाद उसका पुत्र का विवाह नहीं हो पा रहा। जितने भी रिश्ते आ रहे थे, उनमें से कोई भी अपनी पुत्री का हाथ देने के लिए तैयार नहीं है। अरे सुना क्या, राजा होकर भी अपने ही बेटे का विवाह नहीं दे पा रहा। हाँ चाचा, बस वो तो नाम का राजा है। जो अपने बेटे का विवाह नहीं दे पा रहा, वो कैसे गांव को रक्षा करेगा, कैसे पागल शेर को मारेगा? ऐसा भी कोई राजा होता है क्या?
ये सब बातें राजा का गुप्तचर छिपकर सुन रहा था। क्या हुआ गुप्तचर, क्या खबर है? महाराज, एक गंभीर खबर लेकर आया हूँ। गांव में कुछ लोग आपकी मजाक उड़ा रहे हैं। वे कहते हैं जो राजा अपने ही पुत्र का विवाह नहीं करा पा रहा, वो शेर को कैसे मारेगा और गांव को खतरे से कैसे बचाएगा। मेरे नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। हाँ महाराज, लोग खुलेआम हंस रहे हैं और आपके औकात पर सवाल उठा रहे हैं। अब बहुत हो गया। जो मुझे कमजोर समझ रहे हैं उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि राजा अब भी राजा है। सेनापति, मेरा हुक्म कान खोल कर सुन लो। जंगल में जो पागल शेर आतंक मचा रहा है वो आज ही मारा जाना चाहिए। और हाँ, आज ही पूरे गांव में ये ऐलान होना चाहिए कि पागल शेर को मार दिया गया। तब गांव वाले को मेरी औकात पता चल जाएगा। निश्चिंत रहिए महाराज, मैं सारे सेना लेकर जंगल जाऊंगा और आपका हुक्म पूरा करके ही लौटूंगा। महाराज, पूरा जंगल ढूंढ लिया लेकिन वो पागल शेर कहीं भी नहीं मिला। ठीक है, आज नहीं मिला, लेकिन फिर कल जाना और वो शेर को मारना ही मारना है और गांव में घोषित भी करना है। और इसी हालात का फायदा उठाकर मंत्री अपनी चाल चल देता है। प्रणाम मंत्री जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या काम है? सुनो, तुम्हें एक काम करना है। कल सुबह गांव में सबको बताना कि तुमने अपनी आंखों से देखा है पागल शेर ने मंत्री को मार डाला। ठीक है मंत्री जी, हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं मंत्री क्या चाल चलता है। उसी दिन रात जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा होता है, तब मंत्री गांव के बाहर एक खंडहर के अंदर तांत्रिक के पास जाता है। गुरुदेव, मेरे दिल में एक आग जल रही है। मैं अब मंत्री नहीं रहना चाहता, मैं राजा बनना चाहता हूँ। इस सिंहासन पर अब मुझे बैठना है। आप कुछ मदद करिए। मंत्री, तू साधारण इंसान नहीं रहना चाहता। तेरे सपने की राह कठिन है। इस शक्ति पाने के लिए तुझे रूप बदलना होगा। कैसा रूप गुरुदेव? हर कठिनाई सहने को तैयार हूँ, बस मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। तुझे रूप बदलकर एक सुंदर राजकुमारी बनना पड़ेगा। फिर तू छल करके राजा से प्रेम करेगा और राजा भी ये प्रेम सच्चा समझ के तुझसे विवाह करेगा। और उसके बाद क्या होगा गुरुदेव? विवाह के बाद राजा और राजकुमारी के वहां एक पुत्र जन्म लेगा। जब वह पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा तब तू उसे मेरे पास ले आएगा। मैं उसको बलि दूंगा। फिर वह पुत्र एक पक्षी में बदल जाएगा। तब तू असली रूप में लौट आएगा और अमर हो जाएगा। तब तेरा सपना पूरा होगा। ठीक है गुरुदेव, मैं अपना सपना पूरा करने के लिए ये सब करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सुन, अगर 5 वर्ष के दिन उस पुत्र का बलि नहीं चढ़ाया गया तो तू फिर कभी भी असली रूप में नहीं लौट पाएगा। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ के मंत्री को एक सुंदरी राजकुमारी में बदल देता है। अगले दिन सुबह होते ही वो आदमी गांव में झूठी खबर फैलाता है कि मंत्री को पागल शेर ने मार दिया। फिर 1 साल बीत जाता है और सबको विश्वास हो जाता है कि मंत्री को पागल शेर ने मार दिया। इधर राजकुमार किरण विवाह न होने के कारण एक तालाब के किनारे चुपचाप बैठा था। तभी एक सुंदरी कुमारी आता है। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? और यदि आपको बुरा ना लगे तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आप यहाँ इतने दुखी होकर क्यों बैठे हैं? नहीं, मेरा नाम किरण है। आज तक कोई मेरे दुख को समझ नहीं पाया। आपको देखकर और आपकी बात सुनकर मैं आश्चर्य हुआ। अच्छा, यदि आप चाहें तो बता सकते हैं। कभी कभी बात करने से मन हल्का होता है। आज तक मेरे जीवन में कोई ऐसा नहीं आया जिसे मैं अपना कह सकूं। विवाह ना होने का दुख मुझे तोड़ रहा है। पर विश्वास रखिए, हर किसी के जीवन में सही समय पर सही साथी आता है। तुम्हारा बातों में बहुत सुकून है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान होकर भी बहुत अपना हो। और हाँ, बातों बातों में आपसे आपका नाम ही पूछना भूल गया था। आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती हैं? मेरा नाम अर्चना है और मैं यहाँ जंगल के पास एक झोपड़ी में रहने वाला हूँ।
अच्छा, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। क्या मैं अगली बार आपसे मिलने की उम्मीद रख सकता हूँ? हाँ, जरूर। कल फिर मिलेंगे। तुम जंगल में उस तालाब के पास आ जाना। तुमसे मिलकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। ये पल मैं याद रखूंगा। अगले दिन युवराज तालाब के किनारे बैठा अर्चना का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ ही देर में अर्चना वहां आ पहुंची। तुम्हें आने में इतना समय लग गया। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक पल को तो लगा कि तुम अब नहीं आओगी और मैं वापस जाने वाला था, लेकिन तभी तुम आ गए। कल तुमसे मिलकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। कल का समय मेरे लिए यादगार बन गया। तुम्हारी बातें मन को सुकून देती हैं। हाँ, मुझे आने में थोड़ा देर हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। रास्ते में थोड़ा रुकना पड़ गया था, लेकिन तुम्हें यहाँ इंतज़ार करते देखकर मन खुश हो गया। तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी बातें सच्ची होती हैं, इसलिए दिल को छू जाती हैं। ऐसे पल बार बार नहीं आते, इसलिए इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। अच्छा अर्चना, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। जब दो लोग एक दूसरे को समझना चाहते हैं तो सवाल अपने आप आ ही जाते हैं। नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तुम बेझिझक पूछ सकते हो। तो सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। बचपन से ही मैंने खुद को संभालना सीख लिया है। ये सुनकर मुझे सच में दुख हुआ, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो हिम्मत दिखती है वो हर किसी में नहीं होती। तुम बहुत मजबूत हो। अर्चना, मुझे नहीं पता कब और कैसे, लेकिन धीरे धीरे मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। तुम्हारे साथ बात करके मुझे सुकून मिलता है। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी के हर सुख दुख में हम एक दूसरे का साथ दें। क्या तुम मेरा हाथ थामकर जीवन भर मेरे साथ चलोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें लेकर बहुत कुछ महसूस करने लगी हूँ। शुरू में समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी तुमसे थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा। तुम्हारे साथ बात करके मुझे भी सुकून मिलता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा अपनापन और तुम्हारी सच्चाई ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। अगर तुम सच में हर सुख दुख में मेरा साथ निभाने का वादा करते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी भर चलना चाहूंगी। कुछ दिनों बाद अर्चना और युवराज पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह कर लेते हैं। आखिर इस गांव में ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण 5 साल से एक भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ? क्या सच में कोई श्राप है या कोई बड़ा रहस्य? अगर रहस्य है तो मैं इस रहस्य तक पहुंचूं कैसे? भोला ये सब सोच ही रहा था, तभी सामने से एक काला कुत्ता भोला को घूर रहा था, जैसे भोला उसका कोई बड़ी मित्र है। लगता है यह भी बहुत भूखा है, लेकिन मैं अभी क्या ही दे सकता हूँ। अरे रे, तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? मैं खुद भूखा हूँ, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। तुझे क्या खिलाऊं? मेरे पास तो खुद कुछ भी नहीं है। कुछ क्षण के लिए कुत्ता शांत रहता है। तुम तो बाहर के गांव से हो, मुझे लगता है तुम्हें बताना सही होगा। तुम खाना नहीं दे सकते हो, लेकिन मेरी मदद तो कर सकती हो ना। कुत्ते की मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर भोला थोड़ा सा चौंक जाता है। अरे तू मनुष्य की तरह बात कैसे करती है? हाँ, मैं मनुष्य की तरह बात कर सकता हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ तुम क्यों उदास बैठे हो। तो फिर मुझे बता, तू क्या जानता है? इस गांव में सालों से पुत्र का जन्म नहीं हो रहा। इसके पीछे एक श्राप है। किसका श्राप? मेरी माँ का। जब मैं माँ के पेट में था तब इस गांव के लोगों ने मेरी माँ को खाना नहीं दिया और मारता था। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और भूख में अपनी जान दे दी। मरते समय उसने श्राप दिया, अब इस गांव में कोई पुत्र का जन्म नहीं होगा। तो ये श्राप कैसे टूटेगा? अगर इस गांव के लोग अपनी गलती को दिल से मान लें और गांव के हर एक कुत्ते को प्यार से खाना दें, तो ये श्राप अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर यही इस गांव को बचाने का रास्ता है तो गांव वाले को मैं समझा लूंगा। इतना कहकर भोला फिर से मुखिया जी के पास आता है। नमस्ते मुखिया जी। आखिरकार उसका पता चल गया जिसने सालों से इस गांव को परेशान कर रखा था। क्या सच में?
तो फिर ये बताओ सच क्या है? फिर भोला मुखिया जी को सब कुछ बताता है। ठीक है, आज से मैं वचन देता हूँ, हम सारे गांव वासी कुत्तों को रोज खाना देंगे और कभी किसी मासूम जान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं अभी सारे गांव वालों को चौपाल पर बुलाऊंगा, सबके सामने कुत्तों को खाना देने का ऐलान करूंगा और इस सच को सामने लाने के लिए तुम्हें 1000 रुपए सम्मान स्वरूप दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद मुखिया जी गांव वाले को चौपाल पर बुलाता है। सारे गांववासी ध्यान से सुनो, हमारे गांव में पुत्र का जन्म ना होने के पीछे कुत्तों का श्राप था। मैं इस गांव का मुखिया होकर आज ये घोषित करता हूं, आज से गांव का हर परिवार हर कुत्ते को प्यार से खाना देगा और कोई भी इन पर हाथ नहीं उठाएगा। अरे यही है श्राप तोड़ने का एकमात्र उपाय। और इस सच्चाई को सामने लाया पास के गांव के भोला। इतनी बड़ी सच्चाई को सामने लाने के लिए हम लोगों का तरफ से भोला को 1000 रुपए का पुरस्कार देता हूँ। धन्यवाद मुखिया जी। फिर भोला इनाम लेकर अपने गांव की ओर लौटता है। चलो, इनाम तो मिल गया। अब मेरी बेटी के लिए नया कपड़ा लेना है, मिठाई और आइसक्रीम भी। बेचारी बहुत खुश हो जाएगी। और मेरे फुलमोती, उसके लिए भी एक नया कपड़ा ले लूंगा, वो भी खुश हो जाएगी। बस पहुंच गई। अब बस ये जंगल पार करना है। जंगल के उस पार ही मेरा गांव है। राम राम बोलकर इस जंगल को पार कर लेता हूँ। बचाओ, मुझे बचाओ रे। अरे, हमारा जंगल में ये कैसी आवाज है? एक बार देखूं तो जरा। भोला जैसे ही आगे देखता है, भोला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि एक पागल शेर एक औरत को मार डालता है। अरे बाप रे, हमारे जंगल में ये पागल शेर कब से आ गया? इसने तो औरत को मार डाला। अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो ये मुझे भी मार देगा। ये खबर मुझे तुरंत गांव में फैलाना होगा। क्या हुआ रे भोला, इतना दौड़ के कहाँ जा रहा? सुनो, सब लोग सुनो। जंगल में एक पागल शेर आ गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने एक औरत को मार डाला। अरे शेर पागल है, मुझे तो लगता है तू पागल है। दिन दहाड़े शेर, और वो भी औरत पर हमला। मैं मजाक नहीं कर रहा। आज नहीं माने तो कल ये शेर गांव तक आ जाएगा। लेकिन गांव वाले भोला का एक भी नहीं सुना और बहुत ही मजाक उड़ाया। फिर भोला दुखी होकर वहां से चला गया। 2 साल पहले जिस बात को गांव वाले मजाक समझकर हंसते थे, आज वही मजाक गांव के लोगों को एक एक करके गायब कर रहा है। पूरा गांव डरा हुआ है वो पागल शेर से। इधर राजा भी बहुत चिंतित है। साधु के अभिशाप के बाद उसका पुत्र का विवाह नहीं हो पा रहा। जितने भी रिश्ते आ रहे थे, उनमें से कोई भी अपनी पुत्री का हाथ देने के लिए तैयार नहीं है। अरे सुना क्या, राजा होकर भी अपने ही बेटे का विवाह नहीं दे पा रहा। हाँ चाचा, बस वो तो नाम का राजा है। जो अपने बेटे का विवाह नहीं दे पा रहा, वो कैसे गांव को रक्षा करेगा, कैसे पागल शेर को मारेगा? ऐसा भी कोई राजा होता है क्या? ये सब बातें राजा का गुप्तचर छिपकर सुन रहा था। क्या हुआ गुप्तचर, क्या खबर है? महाराज, एक गंभीर खबर लेकर आया हूँ। गांव में कुछ लोग आपकी मजाक उड़ा रहे हैं। वे कहते हैं जो राजा अपने ही पुत्र का विवाह नहीं करा पा रहा, वो शेर को कैसे मारेगा और गांव को खतरे से कैसे बचाएगा? मेरे नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। हाँ महाराज, लोग खुलेआम हंस रहे हैं और आपके औकात पर सवाल उठा रहे हैं। अब बहुत हो गया। जो मुझे कमजोर समझ रहे हैं, उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि राजा अब भी राजा है। सेनापति, मेरा हुक्म कान खोल कर सुन लो। जंगल में जो पागल शेर आतंक मचा रहा है, वो आज ही मारा जाना चाहिए। और हाँ, आज ही पूरे गांव में ये ऐलान होना चाहिए कि पागल शेर को मार दिया गया। तब गांव वाले को मेरी औकात पता चल जाएगा। निश्चिंत रहिए महाराज, मैं सारे सेना लेकर जंगल जाऊंगा और आपका हुक्म पूरा करके ही लौटूंगा। महाराज, पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन वो पागल शेर कहीं भी नहीं मिला।
ठीक है, आज नहीं मिला, लेकिन फिर कल जाना और वो शेर को मारना ही मारना है और गांव में घोषित भी करना है। उनका विवाह बहुत सादा लेकिन भावनाओं से भरा होता है। चारों ओर खुशियां होती हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती है और सभी लोग उनके नए जीवन की कामना करते हैं। विवाह के बाद युवराज को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और वो महाराज बन जाता है। युवराज एक न्यायप्रिय और दयालु महाराज साबित होता है। वो अपने राज्य के लोगों को परिवार की तरह मानता है और हमेशा उनके भले के लिए सोचता है। अर्चना महारानी बनकर युवराज का पूरा साथ देती है। वो गरीबों की मदद करती है, बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखती है और पूरे महल में प्रेम और अपनापन बनाए रखती है। लोग उन्हें केवल राजा रानी नहीं बल्कि आदर्श जीवन साथी के रूप में भी देखते हैं। इस तरह प्रेम, विश्वास और सम्मान के साथ अर्चना और युवराज का जीवन सुख शांति से आगे बढ़ता है। विवाह के 1 वर्ष बाद महारानी अर्चना को अपने शरीर में कुछ अलग सी अनुभूति होने लगी। वे स्वयं भी समझ नहीं पा रही थीं कि ये बदलाव क्या संकेत दे रहा है। महाराज युवराज ने जब ये बात जानी तो तुरंत ही महल के वैद्य यानी डॉक्टर को बुलवाया। वैद्य ने महारानी की जांच की और कुछ समय बाद प्रसन्नचित्त चेहरे के साथ महाराज के सामने आकर कहा, महाराज, ये अत्यंत शुभ समाचार है। आप शीघ्र ही पिता बनने वाले हैं। ये सुनते ही महाराज का मुख आनंद से खिल उठा। देखते ही देखते ये शुभ समाचार पूरे महल में फैल गया। महल का हर कोना खुशी, उत्सव और मंगल कामनाओं से भर उठा। सेवक सेविकाएं हर्ष से झूम उठीं और पूरा राजमहल आनंद के वातावरण में डूब गया। समय अपनी गति से बहता रहा। महाराज युवराज के राज्य में शांति थी, वैसी शांति जो बाहर से शांत दिखती है पर भीतर किसी अनजाने तूफान को छुपाए रहती है। कुछ दिनों बाद महल की गर्भगृह में शंखनाद गूंजा। महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राज्य में उत्सव छा गया। दीप जल उठे, ढोल नगाड़े बजे और प्रजा ने इसे देवताओं का वरदान माना। महाराज ने अपने उत्तराधिकारी को सीने से लगाया, पर वे ये नहीं जान सके कि उसी बालक के साथ उनके विनाश का बीज भी जन्म ले चुका था। समय बीता 5 वर्ष। 5 वर्ष में बालक बड़ा हुआ, पर उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो किसी राजकुमार में होनी चाहिए। उसकी दृष्टि गहरी थी, जैसे वो इस संसार को नहीं बल्कि संसार के पीछे छिपे अंधकार को देख रहा हो। और महारानी के हृदय में प्रेम नहीं था, वहां लालसा थी, सत्ता की भूख थी और अमर बनने की विकृत चाह। एक अमावस्या की रात, जब चांद भी आकाश से मुंह मोड़ लेता है, महारानी अपने 5 वर्षीय पुत्र को लेकर महल से निकली। कोई शोर नहीं, कोई मशाल नहीं, सिर्फ काली रात और सरसराती हवाएं। वे राज्य की सीमाओं से परे घने जंगलों के बीच पहुंची, जहां एक तांत्रिक वर्षों से निवास करता था। कहा जाता था कि वो मनुष्य नहीं रहा, वो उन शक्तियों से जुड़ चुका था जिन्हें देवता भी नाम नहीं देते। तांत्रिक ने बालक को देखा और पहली बार उसके चेहरे पर भय उभरा। उसने महारानी से कहा, ये बालक नहीं है, ये पात्र है। यदि इसकी बोली खुल गई तो इसका असली स्वरूप संसार सह नहीं पाएगा। महारानी मुस्कुराई। वो मुस्कान किसी माँ की नहीं थी, वो मुस्कान षड्यंत्र की थी। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। रात और गहरी हो गई, हवाएं रुक गईं और तभी बालक बोला। उसकी आवाज किसी बच्चे की नहीं थी, वो आवाज सदियों पुरानी थी। जंगल कांप उठा, तांत्रिक भूमि पर गिर पड़ा और उसी क्षण बालक का शरीर बदलने लगा। मानव देह के भीतर छिपा हुआ एक प्राचीन अमर अस्तित्व जाग उठा। वो अब बालक नहीं रहा, वो वही था जो युगों पहले पराजित हुआ था और अब पुनः जन्म ले चुका था। महारानी ने सिर झुका दिया। उसे वही मिला जो वो चाहती थी, अमरता की छाया। अगली सुबह महल के द्वार खुले, पर भीतर प्रवेश करने वाला कोई राजकुमार नहीं था। वो नया राजा था। उसने सिंहासन की ओर बढ़ते हुए महाराज युवराज को देखा और बिना एक शब्द कहे उन्हें धक्का देकर महल की सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। जिस राजा ने उसे उत्तराधिकारी माना था, उसी को उसने राज्य से निकाल दिया। महल की दीवारें मौन थीं, देव प्रतिमाएं चुप थीं और प्रजा भय से झुकी हुई। उस दिन से राज्य में सूर्य उगता तो था, पर उसका प्रकाश ठंडा था, क्योंकि अब सिंहासन पर
एक अमर अंधकार बैठ चुका था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे और भी इससे अच्छा कार्टून देखने के लिए।